नमस्कार बच्चों, मैं निम्बल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और हिंदी में हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका चल रही है। और आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो संस्कृत दिग्दर्शिका है वो भी आज पूरी होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमारा जो हिंदी का सिलेबस था पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और उसके बाद बचा है हमारा राइटिंग, यानी कि आपके निबंध और पत्र जो आते हैं वो बचा है। उसके बाद थोड़ी सी व्याकरण बची है। व्याकरण भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस भी हमने समय पर पूरा कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी जो बच्चे बैकलॉग में हैं, जिन बच्चों ने बाद में बहुत लेट ये कोर्स लिया है, तो उनके लिए यह है कि आप धीरे धीरे जब भी आपको समय मिलता है आप इस कोर्स को पूरा कर लीजिए, ताकि आपका जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, समय पर पूरा हो जाए, ताकि जब रिवीजन करें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जाए। और जो बच्चे सही में वास्तव में बहुत लेट ज्वाइन किया उन्होंने, हो सकता है अभी जो क्लास ले रहे हैं वो अभी आप ले लीजिए, उसके बाद जो रिवीजन करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है पंचशील सिद्धांत। अभी पंचशील सिद्धांत होते क्या है? पंचशील सिद्धांत देखिए क्या है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने कुछ सिद्धांतों को रखा था। सिद्धांत इसलिए रखे थे कि मनुष्य को अपने जीवन मतलब अपने दैनिक जीवन में किन किन सिद्धांतों के साथ जीवन को यापन करना चाहिए। मतलब आपको अपने पड़ोसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या समाज में अपना अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध के दिए गए जो सिद्धांत थे उनको पंचशील सिद्धांत के साथ शामिल किया गया। अभी पंचशील सिद्धांत देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने चीन के साथ मिलकर एक समझौता किया था कि हम इन सिद्धांतों का पर अड़े रहेंगे। ठीक है, शुरुआत में जब ये समझौता किया था तो केवल चीन और भारत के बीच में ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, समय जैसे जैसे बीतता गया, इन सिद्धांतों को पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व की राजनीति में रखा गया कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ किस तरह का आचरण करेगा, वो पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया। तो ये पंचशील सिद्धांत है क्या, और क्या किसी राष्ट्र को अपने पड़ोसी राज्य या अन्य किसी निचले राज्य जो है, वो कोई जो असक्षम निर्योग्य राज्य है, उनके साथ इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि देश में या पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। तो हम उन्हीं सिद्धांतों को आज यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एज यूजुअल जो काम होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले संस्कृत चैप्टर की रीडिंग करते हैं, उसके बाद बारी बारी से इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, और उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पूरा चैप्टर एक बार पढ़ रहे थे, उसके बाद प्रश्नोत्तर, हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, वन शॉट में इसको पूरा कर लेंगे। यानी कि एक ही क्लास में हमारे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और क्वेश्चन आंसर भी इतने नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। जब भी हम रिवीजन करेंगे उसमें एमसीक्यू में ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें पंचशील सिद्धांत है, और इस सिद्धांत हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट समझकर ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पंचशील सिद्धांत। अब देखिए, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत में शिष्टाचार विषय का पंचशील सिद्धांत है वो किसके विषय में है? शिष्टाचार के विषय में। तो शिष्टाचार क्या होता है बच्चों? अच्छा आचरण। क्या होता है? अच्छा आचरण। और यही अच्छा आचरण हमारे पंचशील सिद्धांतों को सफल करता है। यानी कि पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्यों चीन के साथ में जो मित्रता करी थी, और इसी सिद्धांत के आधार पर उन दोनों देशों के बीच में मित्रता कायम रही थी। और जो मित्रता करी थी, यानी कि संधि करी थी, मित्रता क्या कहेंगे हम, संधि कहेंगे, कि जो संधि करी थी, संधि वार्ता करी थी, उस संधि में इन सिद्धांतों को स्थापित किया था कि सिद्धांतों के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। और ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित थे? महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत जो कायम किए थे उन सिद्धांतों को इसमें रखा। अब ये पूरा विश्व जो है वो इन सिद्धांतों को मान रहा है। तो कौन कौन से सिद्धांत है, हम चैप्टर पढ़ते हैं कि शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार के विषय में है कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचानि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म, अतः एवायम शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृत्य इमे सिद्धांता प्रक्रमेण एव सन्ति। अब देखिए कौन कौन से सिद्धांत है, 1 2 3
4 और 5, 5 प्रकार के सिद्धांत। पहला आता है हमारा अहिंसा, दूसरा आता है हमारा सत्यम, तीसरा आता है अस्तेयम, चौथा आता है अप्रमादम और पांचवा आता है ब्रह्मचर्यम। ये 5 सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्ध ने दिए थे और इन 5 सिद्धांतों को यहाँ पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते बच्चों कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन परम अद्य इमे सिद्धांत राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानाम् अधिकृत्यम् एव अभवत्। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्ता नवीन राजनीतिक स्वरूपम ग्रहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिता। और ये किस प्रकार व्यवस्थित है देखिए कि किमपि राष्ट्र कस्य चनायस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परं प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। किमपि राष्ट्र परेरणं नाकृष्येतरे। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथ स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्तया रक्षयन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियम अंगीकृत्य परराष्ट्र सार्ध स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। छोटा है लेकिन सार गर्भित है। कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो यानी कि छोटे में भी बहुत बड़ा सागर भरा हुआ है, बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है। अब बच्चों करते हैं हम यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखिए क्या है कि पंचशीलमिति इति यानी यह, इति यानी यह, कि पंचशील, यह पंचशील शिष्टाचार यानी कि अच्छे आचरण के विषय में, अच्छे आचरण विषय का के विषय में, अच्छे आचरण के विषय में सिद्धांत है। ठीक है कि पंचशील सिद्धांत अच्छे आचरण के विषय में सिद्धांत दिए गए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन पंचापि पांचों को सिद्धांतन, इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील इति कि पंचशील नामना नाम से, पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, क्या आएगा यहाँ पर, अपने शिष्यों को उपदेश शास्त्री यानी कि उपदेश के रूप में दिए थे, उपदेश के रूप में दिए थे ये पंचशील सिद्धांत। अतः एवायम, अतः इन शब्द, अतः ये जो शब्द है, ये शब्द अधुना अपि आज भी तथैव उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। इमे ये सभी सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, क्रम से ही है, ये क्रम से ही है। कौन कौन से क्रम से देखिए, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम और ब्रह्मचर्यम। ठीक है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम और ब्रह्मचर्य, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। 1 2 3 4 और 5, और पांचों का क्रम कौन सा है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे और पांचवें नंबर पे कौन है, क्रम से याद रखना है क्योंकि क्रम से ही ये सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका हम सबसे पहले संदर्भ करते हैं। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से उद्धृत है, और यहाँ लिखेंगे हम प्रसंग जो पूरे पाठ का प्रसंग होगा, और संदर्भ भी हमारे पूरे पाठ का यही संदर्भ होगा, और प्रसंग भी हमारा एक ही होगा। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश में महात्मा
बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या के साथ राष्ट्रों के द्वारा इनके अनुसरण का मतलब अपनाना, ठीक है, अनुसरण के विषय में बताया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रों को इनका कैसे अनुसरण करना चाहिए, कैसे इनका पालन करना चाहिए, कैसे इनको अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुवाद करते हैं कि पंचशील सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है, शिष्टाचार, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया है और ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है। अब कैसे देखिए कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं, किसी को मारना नहीं। सत्य, झूठ न बोलना, सत्य बोलना, हमेशा कोई भी परिस्थिति आ जाए झूठ बोलना ही नहीं है, चाहे आपकी गर्दन ही क्यों ना कटने वाली हो, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है, प्रमाद न करना, प्रमाद का मतलब क्या होता है, आप भोग लिप्सा में आपको नहीं करना है, मतलब आपको ज़्यादा भोग सांसारिक बंधनों में आपको बंध कर नहीं रहना है। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि आपको प्रमाद नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनमें बताई है कि अहिंसा, सत्य, अस्ते, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो क्रम है आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा जो गद्यांश आता है हमारा कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, कि बौद्ध समय में, युगे का मतलब होता है समय में, बौद्ध के युग में इमे, इन सिद्धांतों का व्यक्तिक जीवनस्य, व्यक्ति के या मनुष्य के जीवन का, है ना, सया आया है ना, जीवन का अभ्युत्थान है, उत्थान करने के लिए प्रयुक्त आसन प्रयुक्त थे, ठीक है, प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य, लेकिन अद्य यानी आज, ठीक है, आज इन सिद्धांतों को राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोगकारिणा, राष्ट्रों के आपसी मित्रता व सहयोग का कारण है, ठीक है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही जो राष्ट्र है, अब देखिए ये जो पंक्ति है बहुत बड़ी व्याख्या करती है, पंक्ति बताती है कि पंचशील सिद्धांतों का पालन करते हुए जो राष्ट्र है आपस में मित्रता के भाव से रहते हैं, सहयोग की भाव से रहते हैं, यानी कि क्योंकि चोरी नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो इन सब के कारण क्या होगा, इन सब के कारण ये होगा कि सभी राष्ट्र आपस में मित्रता के भाव से रह रहे हैं, और मित्रता के भाव से रह रहे हैं इसका मतलब सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सहयोग और मित्रता का जो कारण है वो क्या है, पंचशील सिद्धांत। विश्व बंधुत्वस्य, और विश्व बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की, और विश्व शांति के साधन है, ठीक है। यानी कि अगर किसी राष्ट्र में, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में या अन्य राष्ट्रों का किसी और राष्ट्र के साथ में सहयोग की भावना है, मित्रता की भावना है, शांति स्थापित है, या विश्व बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की भावना के साथ अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में रह रहा है, तो उसका एक ही साधन है, एकमात्र कारण है, वो क्या है, कौन सा है, पंचशील सिद्धांत के। पंचशील सिद्धांतों के उपदेशों के आधार पर ही राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना को अपनाए बना के रखता है। राष्ट्र नायकस्य, जो नेता है,
जो भी नेता है, श्री राष्ट्र नायक यानी कि राष्ट्र के नायक, कौन से राष्ट्र के नायक? राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय, जब वे प्रधानमंत्री थे, चीन देश के साथ, ठीक है, सह यानी साथ में, चीन देश के साथ में भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत अनधिकृत एवं भवन कि पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। ठीक है, कि भारत और चीन के बीच में जो मित्रता हुई थी वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। और पंचशील सिद्धांत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। यतो ही उभयपि देशों, और ये दोनों भी देशों बौद्ध धर्म के ये दोनों देश ही बौद्ध धर्म के निष्ठापूर्ण थे। ठीक है, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि निष्ठापूर्ण थे। आधुनिक जगती आज संसार में पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनीतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। आज संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, इन्होंने नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है और व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, देखिए कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए स्थापित किए गए थे कि बौद्ध काल में भगवान बुद्ध ने मनुष्य का उत्थान हो, मनुष्य का विकास हो, इसलिए इन सिद्धांतों को रखा गया था। लेकिन आज इन सिद्धांतों को राष्ट्रों के आपसी मित्रता, भाईचारे और सहयोग की भावना के साथ में जो और विश्व शांति के रूप में जो आज व्यवस्था है, इस व्यवस्था का कारण माना जा रहा है ये पंचशील सिद्धांत। कि हमारे राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में, प्रधानमंत्री के समय चीन और भारत के बीच में जो मित्रता स्थापित की गई थी, वो उनका जो एकमात्र कारण है वो क्या है, एकमात्र आधार क्या है? पंचशील सिद्धांत। वैसे ही ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म के अनुयायी है, बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है और इसे व्यवस्थित भी कर लिया है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा संदर्भ और जो प्रसंग है वो पूर्ववत होगा, पहले जैसा होगा। अनुवाद है कि बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्र नायकों की परस्पर मैत्री, सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ में भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। आधुनिक जगत में या आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिए हैं तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। अब किस प्रकार निश्चित किए गए हैं? देखिए, यहाँ आता है हमारा गद्यांश नंबर 3 कि किमपि राष्ट्र, कि कोई भी राष्ट्र यानी देश, कस्य अन्यश्च, किसी अन्य राष्ट्र देश के आंतरिक विषय में कीदृशमपि किसी भी प्रकार व्याघातम हस्तक्षेप नहीं करिष्यति, करेगा। ठीक है, क्या सिद्धांत है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश
आपस में प्रभुत्व सत्ता को प्रादेशिक अखंडतांश और प्रदेश की अखंडता को सम्मान, अखंडता का, ठीक है, अखंडता का सम्मान करेगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर आप जो प्रभु सत्ता है, एक दूसरे का जो वर्चस्व है उसको और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र हर देश परस्परम आपस में समानता का व्यवहार करेगा। बहुत ही सरल है। देखिए इन सिद्धांतों को पूरे विश्व में कायम किया गया है कि हर देश आपस में समानता का व्यवहार करेगा आपस में, ठीक है। आगे देखिए किमपि राष्ट्र, कोई भी देश राष्ट्र अपरेण, अन्य राष्ट्र, अपरेण का मतलब अन्य राष्ट्र नाक्रस्यते, अपरेण राष्ट्र पर नाक्रस्यन्ते, आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, कि कोई भी देश दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि और सभी राष्ट्राणि, राष्ट्र मिथ स्वाम प्रभुसत्ता, अपनी प्रभुसत्ता, प्रभु और सत्ता और शांति, प्रभुसत्ता और शांति रक्षयन्ति, रक्षा करेगा। क्या कह रहे हैं कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे, ठीक है। विश्व के यानी राष्ट्रानी, जो भी राष्ट्र है, विश्व के जो भी राष्ट्र है, शांतिमिच्छन्ति, शांति की इच्छा रखने वाले, शांति की इच्छा रखते हैं, तानी उन्हें ईमान इन नियमन अंगीकृत, जो नियम अंगीकृत है, नियमों को अंगीकृत अपनाएगा। परराष्ट्र स्पर्धार्थ और दूसरे राष्ट्र के साथ, दूसरे देश स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ कुर्वन्ति, दृढ़तापूर्ण रखेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे और विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं उन्हें इन नियमों को अपनाना चाहिए। परराष्ट्र सार्ध दूसरे देश के साथ स्वमैत्री भावम, अपनी मित्रता का भाव दृढ़ करेगा और अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ता से रखेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद और प्रसंग और संदर्भ हमारा पूर्ववत होगा। अनुवाद है कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, आपस की, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। ये पंचशील के सिद्धांत है जो राजनीतिक स्तर पर पूरे विश्व में चलाए जाते हैं और उसी आधार पर एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग और मित्रता का भाव बनाए रखते हैं। कोई भी राष्ट्र दूसरे अन्य राष्ट्र के साथ आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्ण रक्षा करेंगे और विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को अंगीकार करेंगे, यानी कि इनको अपनाएंगे तथा साथ ही अपने मैत्री भाव को दृढ़ करेंगे कि हमें मित्रता बना के रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी मित्रता के भाव से हमें इस संसार में स्थापित रहना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पंचशील के सिद्धांत, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अब करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर। कि गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत, कि गौतम बुद्ध किन किन सिद्धांतों को सिखाते थे? कि गौतम बुद्ध पंचशीलमिति नामना सिद्धांतान स्वशिष्यान शिक्षयत। ठीक है, कि गौतम बुद्ध थे जो पंचशील नाम के सिद्धांतों को अपने शिष्य को सिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि महात्मन गौतम बुद्ध से पंचशील सिद्धांता के संति। ये प्रश्न कई बार आता है। देखिए, गौतम बुद्ध से सिद्धांता के आसन एक और तरीके से है कि पंचशील सिद्धांता के आसन क्या थे? तो अहिंसा, सत्यम। आप लिख सकते हैं पंचशील सिद्धांता निम्न प्रकारेण आसन सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादम, ब्रह्मचर्य इति पंचशील सिद्धांता संति। ये 5 क्रम में आपको एक एक करके 5 का क्रम से आपको लिखना है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादम और ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रमेण के पंचशील सिद्धांता संति। क्रम से और क्या क्या है? कि पंचशील सिद्धांता क्रमेण अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम, ब्रह्मचर्यम इति भवन्ति। क्रम से ये लिखे गए हैं। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांत कस्य हेतु प्रयुक्त आसन। बौद्ध युग में इन सिद्धांतों का जो प्रयोग था किस कारण से किया जाता था? तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन। व्यक्तिक जीवन, मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, इन सिद्धांतों को प्रयुक्त किया था। अब चलते बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 भारत चीन देशों कस्मिन धर्म में निष्ठावंतो। भारत और चीन दोनों में कौन सा एक धर्म है जो माना जाता है, जो अपनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारत और चीन दोनों में माना जाता है। तो भारत चीन देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो। क्वेश्चन नंबर 6 है पंचशील मिति की दृशा सिद्धांता संति। कि पंचशील जो सिद्धांत है वो किस प्रकार के हैं? तो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का, आपको क्या लिखना है? शिष्टाचार विषय का सिद्धांता संति है। शिष्टाचार, अच्छे आचरण के विषय में सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे व्याकरण के। व्याकरण में देखिए क्या लिखा है कि संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। नंबर रख देते हैं हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नैशः। अब नैश में कौन सी मात्रा है? यहाँ पर डबल मात्रा है। डबल मात्रा आते ही हम बोल देंगे वृद्धि है। अब वृद्धि का जो नियम है वो क्या है कि अ के साथ में ए या आ के साथ में, यहाँ पर अ और आ दोनों आ जाएगा। वृद्धि का नियम होता है अ या आ के साथ में ए या ए है तो ए ही आएगा, यानी कि डबल मात्रा ही आएगी। तो ये हमारी जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पहले प्लस के पहले अ और यहाँ हो जाएगा ऐश। न प्लस ऐश क्या बन जाएगा? नैशः। ठीक है, और ये कौन सी संधि है हमारी? वृद्धि संधि है। नाम भी लिख लेते हैं, वृद्धि संधि। आगे चलते हैं नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इसे ही तोड़ना है। अब ये जो ए की मात्रा है इससे पहले क्या लगा हुआ है? य, और य से पहले क्या है? आधा स। तो हमें क्या करना है? देखिए क्या करना है, सीधा सीधा करना है हमें, इसी को तोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा शब्दस्य। शब्दस्य अ हो गया है, अ लिख लिया हमने शब्दस्य। तो यहाँ आ गया हमारा अ प्लस एतस्य, एतस्य ये बन गया शब्दस्य एतस्य। तो शब्देस्तस्य ये बन गया हमारा। ये भी कौन सी है? वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ए है और अ और ए दोनों मिलके ए बन जाता है। आगे देखिए पंचाशदिके, पंचाशदिके। तो हम यहाँ लिखेंगे पंच, पंच यहाँ लिख लेंगे हम पंच। ये लिखा हुआ है पंचाशत अधिके, पंचाशत अधिके। ठीक है, इसका जो शब्द है थोड़ा सा इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पंचाशत। तो पंचाशत में देखिए पंच प्लस ये हो जाएगा शत। ठीक है, शत और प्लस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अधिके, अधिके पंचाशत और ये हो जाएगा अधिके। ठीक है, आगे देखिए द्वयोरपि। अब ये र आया है, इसको तोड़ेंगे। र का मतलब हो गया विसर्ग और र में से अ हटा दिया तो यहाँ तो बन गया हमारा अपि और यहाँ बन जाएगा हमारा द्वय। ठीक है, द्वयोरपि। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी? विसर्ग संधि होगी है।
और यहाँ पर स्वर भी आ गई है और विसर्ग भी आ गई है, ठीक है, स्वर भी आ गई और विसर्ग भी आ गई है, पंच शत अधिक है, ठीक है, व्यंजन संधि आ गई है। राष्ट्र सार्धम, राष्ट्र सार्धम, जब दो स आता है तो दो स के पहले, एक स के पहले आधा स है जो विसर्ग में बदल जाएगा, सत्व संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा राष्ट्र और ये हो जाएगा सार्धम, राष्ट्र सार्धम, ठीक है, तो विसर्ग संधि आ जाएगी। ये हो गई हमारी संधि पूरी। नैश शब्दस्य तस्य पंचाशद अधिके द्वयोरपि और राष्ट्र सार्धम। अगला चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका नाम है विभक्ति और वचन लिखना है। विभक्ति और वचन इस प्रकार से लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ देखिए ये आ गया हमारा पंचमी, पंचमी विभक्ति एक वचन, तस्मात्। दूसरा एतस्य, एतस्य आ गया हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। नंबर 3 का है युगे, युगे में आ गया है हमारा, युगे आएगा सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अब आता है कारणात्, कारणात् में भी हमारा आ जाएगा पंचमी विभक्ति और एक वचन, बहुत ही आसान है ये। सर्वाणी, सर्व, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, ये आ गया नपुंसकलिंग, सर्व धातु है जो, तो ये आ जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब आ गया प्रादुर्भूतस्य, अस्य, अस्य जहाँ भी आता है मैंने आपको बताया है कि षष्ठी एक वचन लगेगा, कौन सा लगेगा, षष्ठी एक वचन। अब आप सब सोचोगे कि मैम को इतने सारे कैसे याद है, कुछ भी याद नहीं है बच्चों। इस त को देखिए, त कब आता है, ये तस्मात् कब आता है, ये पंचमी में आता है, ये एक वचन में आता है। ये से आता है षष्ठी एक वचन में, एक ही मात्रा आती है सप्तमी एक वचन में, और ये त फिर से आ गया है पंचमी एक वचन। सर्वाणी, जब हम तत्ते तानी याद करते हैं तो सर्वम सर्वे सर्वाणी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये आ गया प्रथमा बहुवचन। और फिर सया आ गया है, ये तो षष्ठी एक वचन बता रहा है। तो ऐसे मैंने बताया है और बहुत आसान है। आप जब इसको थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे ना कौन सा शब्द आ रहा है, तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। तो एक एक दो शब्द रूप आपको सर्वनाम के और संज्ञा के याद करने होंगे, उससे आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज हमारी यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका पूर्ण हो गई है। इसमें हमने पूरी एक ही क्लास में चैप्टर को पढ़ लिया है। बहुत ही छोटा शॉर्ट चैप्टर था और बहुत ही अच्छा था, सारगर्भित था और हमारे ज्ञानवर्धक था, ज्ञान को बढ़ाने वाला था। और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, क्वेश्चन आंसर और व्याकरण भी कर लिया। तो आज हमारी ये संस्कृत दिग्दर्शिका समाप्त हो चुकी है, पूरी हिंदी पूरी हो चुकी है। अब जो व्याकरण के टॉपिक है वो जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, राइटिंग का है वो करेंगे। अब जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो हम जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।